नमस्कार, सीधा मुद्दे पर आते हैं। रातों रात ग्लोबल सिक्योरिटी की टेंशन अचानक से आसमान छू गई है। वजह यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुआ एक बेहद चौंकाने वाला ड्रोन अटैक। ये सिर्फ मिडल ईस्ट की कोई आम घटना नहीं है, इसके तार ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और हमारे पर्यावरण से बहुत गहराई से जुड़े हैं। आज के इस विश्लेषण में हम डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस पूरी घटना को डिकोड करेंगे। अब इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक बहुत ही रहस्यमयी चीज सामने आती है। अटैक से ठीक कुछ घंटे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी ये तूफान से पहले की शांति थी। और इसके साथ क्या था? एक अमेरिकन नेवी एडमिरल और ईरान के झंडे की तस्वीर। ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। और सच मानिए, कुछ ही घंटों बाद यूएई से ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई। तो असल में ग्राउंड पर हुआ क्या? रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक ड्रोन ने यूएई की न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहरी हिस्से में लगे एक जनरेटर को अपना निशाना बनाया और वहां तुरंत आग लग गई। सोचिए, किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाका या आग लगना, ये ऐसी खबर है जो दुनिया भर की सरकारों के पसीने छुड़ा देती है, क्योंकि अगर बात बिगड़ी तो अंजाम हमारी और आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। शुरुआती डैमेज असेसमेंट को देखें तो थोड़ी राहत की सांस ली जा सकती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने तुरंत अपना अलर्ट जारी कर दिया। अल जजीरा हो या फिर अमेरिकी मीडिया, हर जगह यह खबर छाई हुई है। सबसे ज़रूरी और अच्छी बात यह है कि फिलहाल रेडिएशन लेवल पूरी तरह कंट्रोल में है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ शुरुआती राहत है, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इस खतरे की असली ग्रेविटी को समझने के लिए हमें न्यूक्लियर फॉलआउट शब्द को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये वो बचा खुचा रेडियो एक्टिव कचरा है जो किसी भी न्यूक्लियर घटना के बाद ऊपरी वायुमंडल में चला जाता है और फिर धीरे धीरे जमीन पर वापस गिरता है। अगर यूएई के इस न्यूक्लियर प्लांट के मेन कोर एरिया में कोई बड़ी दरार आ जाती तो दुबई और अबू धाबी जैसे ग्लोबल हब्स के लिए ये सच में एक विनाशकारी स्थिति होती। मतलब रातों रात इन शानदार शहरों की पूरी तस्वीर बदल सकती थी। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सवाल सामने आता है, क्या यूएई में हुए इस हमले से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को कोई खतरा हो सकता है? पहली नज़र में आप सोचेंगे कि भाई मिडिल ईस्ट का झगड़ा साउथ एशिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अगर हम साइंस और ज्योग्राफी के नज़रिए से देखें तो कहानी कुछ और ही है, और सच कहूँ तो थोड़ी डरावनी भी है। इसका सीधा सा जवाब छिपा है हमारी हाई ऑल्टीट्यूड विंड करेंट्स, यानी बहुत ऊंचाई पर चलने वाली हवाओं के पैटर्न्स में। अगर न्यूक्लियर फॉलआउट होता है तो वो अदृश्य रेडियो एक्टिव कण इन्हीं हवाओं पर सवार हो जाते हैं। जरा इस पैटर्न को समझिए। पर्शियन गल्फ और ईरान के इलाके से उठने वाली हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। ये हवाएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए सीधे उत्तर भारत, खासकर दिल्ली तक का सफर तय कर सकती हैं। ये हवाओं का एक ऐसा हाईवे है जो सीधे खतरे को हमारे दरवाजे तक ला सकता है। और बात सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है। हवाओं का एक दूसरा पैटर्न यूएई क्षेत्र से सीधे दक्षिण की तरफ भी जाता है। इसका मतलब है कि अगर रेडियो एक्टिव फॉलआउट हवा में घुलता है तो ये दक्षिणी हवाएं उस जहरीले मलबे को भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी इलाकों तक भी ले जा सकती हैं। ये एक ऐसा साइलेंट और अदृश्य खतरा है जो किसी देश के बॉर्डर या वीजा को नहीं मानता। हम अक्सर सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट में टेंशन का मतलब है सिर्फ पेट्रोल का महंगा होना या महंगाई बढ़ना, राइट? लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा खौफनाक है। हम एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा जैसी चीज़ों का सामना कर सकते हैं। इससे हमारी खेती, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भयंकर नुकसान हो सकता है। नौबत यहाँ तक आ सकती है कि लोगों को कई कई दिनों तक अपने घरों के अंदर कैद रहने को मजबूर होना पड़े। और इसके जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स होंगे वो तो इतने भयावह हैं कि वैज्ञानिक आज भी उन पर स्टडी कर रहे हैं। चलिए, अब इन पर्यावरणीय खतरों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे फसाद की असली जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसका मेन रीजन है अमेरिका और ईरान के बीच का वो जियोपॉलिटिकल डेडलॉक जो लगातार गहराता जा रहा है। ये रिश्ता इतना उलझ चुका है और इसमें इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि अब सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इस पूरे गतिरोध के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही अहम नंबर है 20,
यानी 20। ये नंबर डोनाल्ड ट्रंप की एक शर्त से निकल कर आया है। उनका कहना है कि अगर शांति चाहिए तो बेसिक शर्त ये होगी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरे 20 साल के लिए एकदम पॉज कर दे। जी हाँ, अगले 2 दशकों तक कोई प्रोग्रेस नहीं। अब सवाल ये है कि क्या ईरान जैसी महत्वाकांक्षी पावर कभी इस बात के लिए राजी होगी? सच तो ये है कि दोनों देशों की डिमांड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसी हैं। एक तरफ अमेरिका अड़ा है कि वो ईरान को युद्ध या बुनियादी ढांचे के नुकसान के लिए एक सिंगल डॉलर भी नहीं देगा। वहीं ईरान कह रहा है कि हमें डैमेज कॉम्पनसेशन चाहिए। अमेरिका चाहता है कि ईरान की जो संपत्तियां फ्रीज हैं वो फ्रीज ही रहें। ईरान कहता है हमारा पैसा हमें वापस करो। अमेरिका प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस को बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान की शर्त है कि सारे सैंक्शंस हटाए जाएं ताकि वो खुलेआम अपना तेल बेच सके। दोनों बिल्कुल ही अलग पटरियों पर दौड़ रहे हैं। और बात सिर्फ पैसों या सैंक्शंस पर आकर नहीं रुकती, ये असल में संप्रभुता बनाम सीमाओं की लड़ाई है। ईरान की एक बड़ी और नई डिमांड ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी संप्रभुता को हर हाल में माना जाए और जो भी सीज फायर हो उसकी छतरी के नीचे लेबनान को भी लाया जाए। इसके बिल्कुल अपोजिट अमेरिका की कोशिश है कि ईरान की सैन्य और रणनीतिक ताकतों पर ऐसी सख्त लगाम कसी जाए कि वो हाथ पैर न मार सके। अमेरिका की ये लगाम कितनी सख्त है, इसे इस 400 नंबर से समझिए। अमेरिका सीधे तौर पर ईरान से उसका 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की डिमांड कर रहा है। ये वो मटेरियल है जो न्यूक्लियर बम बनाने के काम आ सकता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान अपने पूरे देश में न्यूक्लियर फैसिलिटीज को समेटकर सिर्फ एक सिंगल फैसिलिटी तक सीमित कर दे। ईरान के नजरिए से देखें तो इन शर्तों को मानना लगभग नामुमकिन के बराबर है। तो फिर समाधान निकले कैसे? रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। सबसे पहली बात, दोनों तरफ की डिमांड्स हर दिन बदल रही हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है इजराइल। इजराइल की रजामंदी के बिना इस इलाके में सीज फायर होना बहुत टेढ़ी खीर है। और फिर अमेरिका के अंदर की राजनीति को मत भूलिए। ट्रंप पर भयंकर डोमेस्टिक प्रेशर है, आगे मिड टर्म इलेक्शंस खड़े हैं। ऐसे में अगर वो ईरान को कोई भी फाइनेंशियल छूट देते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल सुसाइड हो सकता है। ये पूरी सिचुएशन एक ऐसी पहेली बन गई है जिसका कोई सिरा नहीं मिल रहा। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। जब शर्तें हर रोज बदल रही हैं, कोई भी 1 इंच पीछे हटने को राजी नहीं है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर सीधे ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो फिर इस इलाके में अगला बड़ा धमाका किस चीज से ट्रिगर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर हालात बेकाबू हुए तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।